Bismillahirrahmanirrahim. We're going to start the topic of independence. Two independent events, A and B, are independent if and only if probability of A B is equal to probability of A multiplied with probability of B. देखो नाम से पता लग रहा है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि दो अगर इवेंट हैं ए और बी, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है। ए बी पे डिपेंडेंट नहीं है, बी ए पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जब हम कहीं पे लिखते थे ना इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में कि गिवन दैट, हम इस तरह से लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था गिवन दैट इवेंट बी अगर हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए की। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो वो दूसरे पे कंडीशनड होगा ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट होगा। बी जो मर्जी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये चीज क्या बन जाती है आगे जाके। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इंश्योर करती है, जो मोहर लगा देती है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, वो तब है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, वेयर इवेंट ए एंड बी हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज एंड द फॉलोइंग फॉर्मूलाज आर इक्वलेंट टू। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि भाई अगर बी इवेंट अगर हुआ है तो मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहनी है, क्योंकि ए और बी जो है उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो गिवन दैट इवेंट बी अगर हुआ है, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहनी है। इसके इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब था? गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। निकाल क्या चीज रहे थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो अब ए और बी क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, ठीक है, इट मेक्स नो डिफरेंस ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट विल रिमेन द सेम। To interpret independence, consider probability as a description of our knowledge of the result of the experiment. Probability of A describes our prior knowledge before the experiment is performed that the outcome is included in event A. ठीक है, जब हम कहीं पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका क्या मतलब है कि ये हमारी प्रायर नॉलेज हमें दे रही है बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, कि भाई आउटकम जो जो है वो इवेंट ए में इंक्लूडेड। The fact that the outcome is in B is partial information about the experiment. The probability of A given B reflects our knowledge of A when we learn that B has occurred. तो इसका क्या मतलब है कि हमें ये पता लग गया है पहले से कि भाई B अकर हो गया है। अब probability of A क्या है? तो probability of A given B is equal to probability of A states that learning that B has occurred does not change our information about it. B अगर हो भी गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, तो इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, बिकॉज द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। द लॉजिक बिहाइंड दिस कंक्लूजन इज दैट इफ लर्निंग दैट इवेंट बी अगर डज नॉट अल्टर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, then learning that b does not occur also should not alter the probability of a। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो चेंज नहीं होगी अगर बी अकर होगा, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेंज नहीं होगी अगर ए अकर होगा, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिपेंडेंस और डिसजॉइंट इवेंट्स जो है उसका एक ही मतलब है? So the answer is independence and disjoint are not synonyms. Independence and disjoint जो है ये synonym नहीं है, ये एक ही मतलब नहीं है दोनों का। In some contexts, these words can have similar meaning, but this is not the case in probability. Disjoint events have no outcomes in common, and therefore probability of A B is equal to zero. Apparently ऐसे लग रहा है ना कि भाई A और B जो है उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, तो भाई इसका मतलब वो डिसजॉइंट है। नहीं जी, डिसजॉइंट का क्या मतलब था? डिसजॉइंट का ये मतलब था, डिसजॉइंट का ये मतलब था कि इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन जो है वो आपकी जो है ना वो नल सेट आती है इन केस ऑफ डिसजॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब आप लिखते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसके केस यहाँ पे क्या हो रहा था?
probability of A intersection probability of B is equal to null set. However, in case of independence, probability of A intersection B क्या होगी उस केस में, probability of A times probability of B. ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स और इंडिपेंडेंट सेट्स जो हैं वो उनका आपस में ताल्लुक नहीं है. इन सम कॉन्टेक्स्ट दीज वर्ड्स कैन हैव सिमिलर मीनिंग, बट दिस इज नॉट द केस इन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी के केस में नहीं. डिसजॉइंट इवेंट्स हैव नो आउटकम इन कॉमन. उनके अंदर कोई कॉमन आउटकम नहीं होती, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो है वो जीरो आती है. ठीक है. In most situations, independent events are not disjoint. Exception occurs only when probability of A is equal to 0 and probability of B is equal to 0. सिर्फ ये वो केस है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि भाई इंडिपेंडेंस और डिसजॉइंट जो आपस में रिलेट करते हैं, जब आपकी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी जीरो आ रही हो. अदरवाइज इनका आपस में ताल्लुक नहीं है. When we have to calculate probabilities, knowledge that event A and B are disjoint is helpful. Axiom 3 enables us to add their probabilities to obtain the probability of the union. You know very well कि axiom number 3 जो था वो क्या है जी, इसमें आप ऐड अप कर देते हैं. ठीक है, तो अगर आपको आपके पास इंफॉर्मेशन हो, एग्जाम 3 क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं. एग्जाम नंबर 3 क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्योंकि इंटरसेक्शन में वो उल्टा यू जो है उसका साइन लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन जो है वो उसका सिंबल के बजाय INT लिख रहा हूँ. ठीक है, तो जब अगर हमें ये पता लग जाए कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगर ये पता लग जाए कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख सकते हैं आप, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, तो हमारा एक्सियम 3 जो है वो अपडेट हो जाएगा इस तरह. अब हम करने लगे एग्जाम्पल 1.21. एग्जाम्पल 1.21 करने लगे हैं, उसके लिए हमें एग्जाम्पल 1.8 को रेफर करना पड़ेगा जो हमने लेक्चर नंबर 3 में की थी. लेट मी ओपन लेक्चर नंबर 3. तो इन एग्जाम्पल 1.8 उसको जरा देख लेते हैं दोबारा. A short circuit tester has a red light to indicate that there is a short circuit and a green light to indicate that there is no short circuit. ठीक है, आपके पास एक शॉर्ट सर्किट टेस्टर है. ठीक है, जिसके अंदर आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, तो रेड लाइट जो है वो इंडिकेट करेगी कि शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, ग्रीन लाइट इंडिकेट करेगी कि शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो रही है. कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 3 टेस्ट. और आप 3 टेस्ट जो है उसके सीक्वेंस आप परफॉर्म कर रहे हैं. इन ईच टेस्ट द ऑब्जर्वेशन इज द कलर ऑफ द लाइट दैट इज ऑन एट द एंड ऑफ अ टेस्ट. An outcome of the experiment is a sequence of red and green lights. We can denote each outcome by a 3-letter word such as RGR. यानी कि पहला टेस्ट जो है उसमें रेड आया है यानी शॉर्ट सर्किटिंग है, फिर ग्रीन आया है यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है, फिर रेड आया यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग है. द आउटकम दैट द फर्स्ट एंड थर्ड लाइट्स वर रेड बट द सेकंड लाइट वाज ग्रीन, उसे हम RGR से डिनोट करेंगे. द इवेंट दैट द लाइट N was red or green was denoted by RN or GN. The event R2 इज इक्वल टू GRG, GRR, RRG, RRR. ये देखो दरमियान में सब में जो मिडल वाला है आउटपुट वो R है. ठीक है, तो आउट ऑफ द 3 जो आपने टेस्ट परफॉर्म किए उसमें ये क्या है जी, सेकंड में आपके पास रेड R.
We can also denote an outcome as an intersection of the events. For example, the event R1 G2 R3 is a set containing a single outcome. R1 G2 R3 का क्या मतलब है कि पहले में रेड आया, दूसरे में ग्रीन आया, ये देखो जी है, तीसरे में रेड आया। ये क्वेश्चन है, जस्ट रिपीटिंग दिस क्वेश्चन इन ऑर्डर टू सॉल्व एग्जाम्पल 1.21। ठीक है, तो ये आपकी रिवीजन हो गई एग्जाम्पल 1.8 की। एंड नाउ लेट अस सी कि इस क्वेश्चन में क्या जो है हमसे पूछा गया। सपोज दैट the three lights of example 1.8, each outcome, a sequence of three lights, each either red or green, is equally likely. अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बता दी गई है कि जो आपकी ईच आउटकम है ना, वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब है कि एक जितना चांस है उसका अकर होने का। ठीक है, एक जितनी प्रोबेबिलिटी। आर द इवेंट्स R2 that the second light was red and G2 that the second light was green independent। अब पूछा जा रहा है कि आपका इवेंट R2 कि सेकंड लाइट जो है वो रेड है और G2 कि सेकंड लाइट ग्रीन है, क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। आर द इवेंट्स R1 एंड R2 इंडिपेंडेंट, क्या इवेंट R1 और R2 इंडिपेंडेंट है। तो ये दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाते हैं, वही पहले वाला सैंपल स्पेस। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। RRR, RRG, RGR, GRG, GGR एंड GGG। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिंस वी हैव three possibilities in each of the outcome, ठीक है, and there are only two colors red and green, so only 8 possible outcomes in the sample space। ठीक है, 2 की पावर 3 8। अच्छा, अब क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है कि उसने इंफॉर्मेशन हमें दे दी है, बेसिकली उसने हमें प्रोबेबिलिटी बता दी है कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक जितनी है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं। तो इनमें हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। इसका भी 1/8 आने का चांस है, इसका भी 1/8 आने का चांस है, इसका भी 1/8 आने का चांस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इफ यू सम देम अप, टोटल देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स। सो जाहिर है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, तो ईच जो है एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, ये गिवन इन द क्वेश्चन के ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इवेंट R2 बनाते हैं, इसी में से R2 इवेंट बनाते हैं। R2 इवेंट कौन कौन से, RRR देखो इसके अंदर सेकंड जो है वो रेड है, RRG देखो इसके अंदर सेकंड रेड है, GRR देखो इसमें सेकंड रेड है, GRG इसमें सेकंड रेड है। ये तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसके अंदर सेकंड जो मेरी आउटकम है या आउटपुट ऑफ द टेस्टर है वो RR है। तो ये है जी R2। और G2 बनाए, G2 का क्या मतलब है कि जो टेस्टर नंबर 2 है उसमें ग्रीन लाइट आ रही है। ठीक है, तो अगेन उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, RGR, RGG, GGR, GG। तो देखें इन तमाम के अंदर जो आपके पास टेस्टर्स जो नंबर 2 है उसमें ग्रीन आ रही है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस जिसमें R2 और G2 जो है वन। ठीक है, सो R2 एंड G2 बोथ कंटेन्स 4 आउटकम्स। दोनों जो है इसमें 4 आउटकम। इसका मतलब कि R2 इवेंट अगर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम दिस सैंपल, यानी इवेंट R2 जिसके अंदर ये पॉसिबल आपके पास आउटकम्स हैं, तो इवेंट R2 अगर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये 8 में से 4 ऐसे ऑप्शन हैं जो इसमें सेकंड जो है वो रेड आता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के भाई मेरे सेकंड टेस्टर की आउटपुट रेड आए वो कितनी आएगी, टोटल टोटल 8 है और 4 ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिसके अंदर सेकंड में रेड कलर आता है, तो वो क्या आएगी 4/8। सिमिलरली इसमें भी 4 आउटकम आ रही हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/8। हाउएवर R2 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन अगर देखो, कोई एलिमेंट इसका कोई एलिमेंट इसका कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या बन रही है, 5 बन रही है। ठीक है, तो अगर 5 बन रही है इन दोनों की इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी R2 G2 क्या बनेगा, 0। प्रोबेबिलिटी R2 G2 यानी इसका क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इंटरसेक्शन G2 वो क्या बनेगी, 0। दैट इज R2 एंड G2 मस्ट बी डिसजॉइंट बिकॉज द सेकंड लाइट कैन नॉट बी बोथ रेड एंड ग्रीन। और देखो इसे इंट्यूटिवली देखो, इसे समझने की कोशिश करो कि भाई R2 कि भाई सेकंड लाइट मेरी रेड है और G2 कि मेरी सेकंड लाइट ग्रीन है, ये हो ही नहीं सकता। या उसने रेड होना है या ग्रीन होना है, दोनों तो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। तो इंट्यूटिवली भी देखें तो हमें पता लग रहा है कि ये दोनों R2 और G2 जो सेट्स हैं
ये डिसजॉइंट, ये क्या है जी, ये डिसजॉइंट सेट। इससे क्या पता लगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2G2 इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ G2। प्रोबेबिलिटी ऑफ R2G2 यानी कि इंटरसेक्शन इनकी, वो इसके बराबर नहीं है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 निकालें, जो कि क्या थी 1/8 मल्टीप्लाइड विद 1/8, ठीक है, जो कि 1/16 बनती है। 1/16 इज नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्योंकि ये कंडीशन है हमारे पास कि अगर दो सेट इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। क्योंकि ये कंडीशन वायलेट हो रही है यहाँ पे, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इट मींस R2 एंड G2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, रादर दे आर डिपेंडेंट, रादर दे आर डिपेंडेंट। और देखो हमें डायरेक्टली भी पता लग रहा है कि भाई अगर सेकंड रेड है तो ऑब्वियसली वो ग्रीन नहीं हो सकती। अगर मुझे रेड का पता लग गया इसका मतलब मुझे पता है कि ग्रीन अकर नहीं हो, ग्रीन का पता लग गया ऑब्वियसली मुझे पता है रेड अकर नहीं। So learning whether or not the event G2 occurs drastically affects our knowledge of whether or not the event R2। तो हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई R2 अगर हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर मुझे G2 का पता लग गया। ईच ऑफ द इवेंट्स R1 एंड R2। अच्छा अब हम देखने लगे हैं ये वाला सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या R1 और R2 इंडिपेंडेंट है। चलें जी, अब देखते हैं इवेंट R1 क्या है, जिसमें पहले में रेड आ रहा हो, ठीक है, और R2 क्या है जिसमें सेकंड में रेड आ रहा हो। अच्छा इसमें इसमें भी चार चार आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 जो है दोनों जो है वो 4/8 है, 4 पॉसिबल आउट ऑफ 8। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है 4/8 है। इन दिस केस इंटरसेक्शन, अब क्या इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है कि ऐसी जिनमें दोनों एलिमेंट्स कॉमन हो। तो देखो RRG इसमें भी है, RRG और RRG इसमें भी है, इसका मतलब ये एलिमेंट कॉमन है। सिमिलरली RRR इसमें भी है, RRR इसमें भी है। इसका मतलब ये दो ऐसे आउटकम्स हैं जो कि R1 और R2 में कॉमन है। तो इसका मतलब the intersection R1 R2 which contains two possibilities has a probability of R1 R2 is equal to 2/8। तो R1 R2 इंटरसेक्शन इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 2/8, ठीक है। सो ये क्या थी प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, 4/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 क्या थी, 4/8। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई क्या करो तो क्या बनेगा, 4/8 मल्टीप्लाइड विथ 4/8, ठीक है। और ये क्या चीज है, इन दोनों की इंटरसेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/8। सो दिस मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ R, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। ये भी 1/4 बनती है, वो भी 1/4 बनेगी, ये भी 1/4 बनती है। और इन दोनों को 4/8 टाइम्स 4/8 करो तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो सिंस दीज टू आर इक्वलेंट, तो इट मीन्स कि R1 और R2 जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। लर्निंग वेदर और नॉट इवेंट R2 अगर डज नॉट इफेक्ट ऑन नॉलेज ऑफ वेदर और नॉट द इवेंट R1। अब इसे समझने की कोशिश करो। मुझे पता लग जाता है R1 जो है ना, पहला जो सर्किट है वो रेड आया है, वो इंडिपेंडेंट है कि मैं दूसरा सर्किट को देख रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट। इसी तरह अगर सेकंड सर्किट की टेस्टिंग में रेड आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले वाला जो सर्किट है वो उसकी जो है वो क्या आउटपुट थी, ठीक है। तो इंट्यूटिवली क्वेश्चन को समझना ना वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथमेटिकली तो चीजें देख ही रहे हो कि यार ये मैंने कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, लेकिन आपने इसको वैसे भी समझना है कि ये दोनों चीजें जो है ऑब्वियसली एक अगर इवेंट अगर हो रहा है तो क्या उसकी कोई सेंस मान रही है कि वो दूसरे इवेंट से उसका कोई डिपेंडेंसी है या नहीं। दिस इज अ probabilistic way in order to find if the two events are independent or not। In this example, we have analyzed probability model to determine whether two events are independent. Next question. Integrated circuits undergo two tests. A mechanical test determines whether pins have the correct spacing, and an electrical test checks the relationship of outputs to inputs. आईसीज जो है वो दो टेस्ट जो है उसको अंडरगो कर रही है। कंसिडर योरसेल्फ एन इंजीनियर और अ सुपरवाइजर, ठीक है, जो आईसीज को जो है ना टेस्ट करता है। और दो किस्म के टेस्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है मैकेनिकल टेस्ट, वो डिटरमिन कर रहे हैं कि पिंस जो हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग ठीक है कि नहीं। सबको पता है कि आईसी जो है वो किस तरह की होती है, उसके अंदर पिंस होती हैं, और पिंस के दरमियान स्पेसिंग प्रॉपर है या नहीं, ये एक मैकेनिकल टेस्ट है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल टेस्ट है जो रिलेशनशिप मालूम कर रहा है आउटपुट्स का इनपुट पे।
ठीक है, जो आपकी आउटपुट पिन है उनके ऊपर जो सही आउटपुट आ रही है, अगर आप इनपुट पिन पे कोई इनपुट दो तो आपने जिस चीज के लिए डिजाइन किया है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए आपको इनपुट देते हैं, तो फिर आप आउटपुट में देख रहे हो कि क्या वही आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल टेस्ट, दो किस्म के टेस्ट हो गए। We assume that the electrical failures and mechanical failures occur independently. And now this is the part of the question. This is the part of the question. ये नहीं वो लास्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ये नहीं पूछ रहा कि चेक करो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिकल फेलियर्स और मैकेनिकल फेलियर जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। अगर यानी कि आईसी के दरमियान में स्पेसिंग जो है वो ठीक नहीं है, इसका ये नहीं मतलब कि वही उसकी आउटपुट भी गलत आए। अगर उसकी आउटपुट गलत आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके मैकेनिकली भी पिंस की स्पेसिंग आपने खराब रखी हुई है या नहीं रखी। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट डिपेंड। Our information about circuit protection tells us that mechanical failure occur with probability 0.05. ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आप सर्किट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसमें मैकेनिकल फेलियर्स आपके अकर होते हैं 0.05 प्रोबेबिलिटी के साथ, इलेक्ट्रिकल फेलियर में अकर होते हैं 0.2 प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, यानी 20% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल फेलियर्स की, 5% प्रोबेबिलिटी होती है मैकेनिकल फेलियर्स की। What is the probability model of an experiment that consists of testing an IC and observing the results of mechanical and electrical test? क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उस मॉडल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट की जो कि इस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेस्ट को परफॉर्म कर। To build the probability model, we note that the sample space contains four outcomes. सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, पहले ये डिनोट कर लें कि एम यहाँ पे डिनोट करेगा मैकेनिकल को, ई यहाँ पे डिनोट करेगा इलेक्ट्रिकल को, ए डिनोट करेगा एक्सेप्ट को, आर डिनोट करेगा रिजेक्ट को। तो अगर कहीं पे एम ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मैकेनिकल एक्सेप्ट, ई ए लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एक्सेप्ट, ई आर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रिकल रिजेक्ट, यानी इलेक्ट्रिकल टेस्ट फेल हो गया। एम ए का मतलब मैकेनिकल टेस्ट एक्सेप्ट हो। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा जी, या तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों टेस्ट पास हो जाएंगे, या मैकेनिकल एक्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रिजेक्ट हो जाएगा, या मैकेनिकल रिजेक्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल एक्सेप्ट हो जाएगा, या मैकेनिकल भी रिजेक्ट हो जाएगा या और इलेक्ट्रिकल भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चार पॉसिबल आउटकम्स के अलावा तो कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। तो ये बन गया जी हमारा सैंपल स्पेस। Let M and E denote the event that the mechanical and electrical tests are acceptable. ये हमने अपनी ये दिस इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ये हमारी मर्जी, हमने अपनी मर्जी से एम ए की ये कन्वेंशन रखी है। हमने कहा जी एम एक्सेप्ट, एम जो है मैकेनिकल को डिनोट कर रहा है, ए एक्सेप्ट को डिनोट कर रहा है, आर रिजेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ कन्वेंशन, बट इट्स ऑलवेज बेटर के जो टर्मिनोलॉजीज है ना मैप कर रही है, यानी देख के पता लग रहा है भाई क्या मतलब है। अच्छा, लेट एम इवेंट एंड ई इवेंट डिनोट द इवेंट दैट द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेस्ट आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, एम और ई डिनोट कर रहा है कि आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेस्ट एक्सेप्टेबल है। तो गिवन क्या है, इसका मतलब कि आपने यहाँ पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इसका मतलब अगर आपके एक्सेप्टेबल है एम मैकेनिकल टेस्ट तो रिजेक्टेड क्या होगा, एम कॉम्प्लीमेंट। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट गिवन है बेसिकली यहाँ पे क्या 0.05। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे गिवन है 0.2। अगेन यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, आप ये भी कह सकते थे कि ये एम में डिनोट कर रहा हूँ फेलियर को। ठीक है, आप ये भी कह सकते थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहा मैं एम एक्सेप्टेबल को शो कर रहा हूँ तो एम कॉम्प्लीमेंट में कह देता हूँ कि ये फेलियर है, ई में एक्सेप्टेबल को शो कर रहा हूँ तो ई कॉम्प्लीमेंट में कह देता हूँ कि ये फेलियर, और ये वो गिवन है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज इक्वल टू 0.95। भाई अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5% है तो एक्सेप्टेबल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 95%। अगर इलेक्ट्रिकल के फेलियर की प्रोबेबिलिटी 20% है तो एक्सेप्टेबल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 80%, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8। Using the independence assumption, it is given in the question कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेस्ट में इंडिपेंडेंट है। We obtain the probabilities of the four outcomes। जो फोर आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैकेनिकल भी एक्सेप्ट हो इलेक्ट्रिकल भी एक्सेप्ट हो। ठीक है, क्योंकि गिवन है कि दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम ई यानी एम भी एक्सेप्टेबल है एंड एट द सेम टाइम ई भी एक्सेप्टेबल है, व्हिच मींस द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू, सिंस इट इज गिवन दैट बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट, सो आई कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। Since both of these things are given to me, I can find this probability. What is the probability that the mechanical
circuit gets accepted and electrical circuit जो है test that gets rejected. So I'm trying to find the intersection of these two. Since these are independent, I can write them like this: probability of M multiplied with probability of E complement. Multiply कर दी probability, then we got the answer. Similarly, for the last two options, probability of M complement E, probability of M complement E complement. So all possible outcomes जो है इस मॉडल की आपने कंप्लीट मॉडल की आपने जो आपसे पूछा गया था कि इस मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट की आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, जितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे निकाल, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है कि मेरे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों टेस्ट में अब एक्सेप्ट होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई मैकेनिकल एक्सेप्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल रिजेक्ट हो जाता है। ये प्रोबेबिलिटी है चीज की कि भाई मैकेनिकल रिजेक्ट हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्सेप्ट हो जाता है, और ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही रिजेक्ट हो जाता है। We have considered independence as a property of the pair of events. Often we consider larger sets of independent sets. For more than two sets to be independent, the probability model has to meet a condition. अगर आपने एक से ज्यादा जो है इवेंट्स को जो है कंसिडर करना हो, so how to do that? थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर आपके पास A1, A2 एंड A3, तो दे आर इंडिपेंडेंट। अगर A1 और A2 इंडिपेंडेंट होंगे, A2 एंड A3 इंडिपेंडेंट होंगे, A1 और A3 इंडिपेंडेंट, यानी अगर तीन इवेंट्स हैं तो तीनों के तीनों आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2, A3 कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A3. So we have just discussed that if three events are independent, then they are only independent if the first two events are independent, and the first and the third event is independent, and the second and the third event is independent, so that each and every जो आपका इवेंट है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे. And then you can write probability of A1, A2, A3 as probability of A1 multiplied with probability of A2 multiplied with probability of A3. This is how you write. So example 1.23 करते हैं जी. In an experiment with equiprobable outcomes, यानी again equiprobable outcomes का क्या मतलब है, जिनकी equal probability है. The event space is 1, 2, 3, 4. ये क्या given है? Event space given. ठीक है. So that the probability of each of these events is 1 by 4. ठीक है. The probability of each outcome in this set is basically 1 by 4. क्योंकि चार हैं और equally probable है तो इसका मतलब 1 by 4 है. क्या event A1 that comprises of 1, 3, 4 and A2 comprises of 2, 3, 4 and A3 is comprising of Y, क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है? अगर इंडिपेंडेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये चेक करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3, इन तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब सेम आएगा तो फिर ठीक है. सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या A1 A2 A3 आपस में इनका ये इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या आती है, क्योंकि हमने ये भी तो चीज चेक करनी है. तो A1 1 3 4 2 3 4 इन दोनों में तो कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है 3 और 4, ये तो बेचारा खाली है. ठीक है. तो इसका मतलब जब तीनों की आप इंटरसेक्शन लोगे तो फिर तो जवाब 0 आएगा. तीनों की इंटरसेक्शन लोगे तो फिर तो जवाब आपका क्या आएगा? 0 आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इसका मतलब क्या जवाब आया आपके पास? 0. ठीक है. और अगर आप इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1? ठीक है, दिस इज 3 by 4. A2 3 by 4. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 0. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल सेट इज 0. सो दैट इज व्हाई ये आप इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A3. द आंसर इज 0. ठीक है. लेकिन ये तो चीज हो गई आपकी, यानी ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई. ठीक है. लेकिन हमने ये तीन कंडीशन भी तो देखनी है. ठीक है. ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन उन्हें आपस में भी तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो नोट करें कि A1 एंड A2 आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज विद ऑल आउटकम्स इक्वली प्रोबेबल. A1 इंटरसेक्शन A2 लेंगे, अगर आप A1 इंटरसेक्शन A2 लेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 4. 3 4 आएगा आपको. और 3 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 by 4, यानी कि 1 by 2, विच इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो कि थी 3 by 4 मल्टीप्लाइड विद 3 by 4. तो इसका मतलब ये आपस में जो है वो
हम उनको इस तरह से नहीं लिख सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। इसका मतलब है जो तीन इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन A1 और A2 आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपस में डिपेंडेंट है। therefore A1 A2 A3 are not independent sets, rather they are dependent sets, right? Similarly, you can say for more than three sets, they are independent if same condition applies. कि आप अगर तीन से ज्यादा सेट हो गए हैं, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर एग्जाम्पल फोर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 will be equal to probability of A1 A2 probability of A3 multiplied by probability of A4. लेकिन at the same time they should be independent, each of the events should be independent with each other as well, right? So every set taken from that uh, bigger set should be independent. So next is quiz 1.6. Okay, it is strongly suggested that you do it by yourself, because this question is almost similar to quiz 1.5 that we did earlier. सिर्फ इसके अंदर इंडिपेंडेंस वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे की जा रही है. आई विल परफॉर्म वन और टू पार्ट्स फ्रॉम दिस क्विज, और बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. Question is, monitor two consecutive phone calls going through a telephone switching office. दो फोन कॉल्स हैं जी, टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस से गुजर रही हैं. क्लासीफाई ईच वन एज अ वॉइस कॉल इफ समवन इज स्पीकिंग, और डेटा कॉल if it is carrying a modem or a fax signal. Your observation is a sequence of two letters B और D. अगर वॉइस कॉल है तो आप लिखेंगे B, अगर डेटा कॉल है आप लिखेंगे D. फॉर एग्जाम्पल टू वॉइस कॉल्स corresponds to VV. अगर दोनों वॉइस कॉल्स हैं, जो आप दो कंसेक्टिव फोन कॉल्स को इवेल्युएट कर रहे हो, उनको मॉनिटर कर रहे हो, दो वॉइस कॉल्स हैं तो उन्हें लिखोगे VV. The two calls are independent and the probability that any one of them is a voice call is 0.8. यानी probability of voice call जो है ना वो 0.8 है. और एक और important information ये है कि दो जो calls आप जिनको monitor कर रहे हो दोनों independent है. अगर पहली voice call आई है does not mean कि second भी voice आएगी, या second जो है वो आपके पास data call होगी, यानी कोई information पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो independent है. This is the part of the question. Denote the identity of the call I by CI. If call I is a voice call, then you can say that CI is equal to B, otherwise CI is equal to D. Count the number of voice calls in the two calls you have observed. NV is the number of voice calls. Consider the three events. NV is equal to 0. इसका क्या मतलब है कि कोई voice call. NV is equal to 1 का मतलब one voice call. NV is equal to 2 का मतलब two voice call. Determine whether the following pairs are independent or not. So check करना है कि क्या following pair of events जो है वो independent है कि नहीं. पहला है NV is equal to 2, NV is greater than equal to 1. ठीक है, but before solving this, let us try to build the question and extract the data from the question. In this experiment, there are four outcomes with the probability. चार outcomes हैं. ठीक है, एक क्या है कि जो आपने मॉनिटर करनी है फोन कॉल, दोनों की दोनों वॉइस कॉल. एक ये पॉसिबिलिटी है कि पहली डेटा हो दूसरी वॉइस हो. एक ये पॉसिबिलिटी है कि पहली वॉइस हो सेकंड डेटा हो. और एक प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की दोनों डेटा कॉल हो. ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन था, इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन कि आपकी वॉइस कॉल की होने की प्रोबेबिलिटी वो 0.8 है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पहली कॉल दूसरी कॉल से इंडिपेंडेंट है, सो यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एज प्रोबेबिलिटी ऑफ वी. क्यों भाई, क्यों कर सकते हैं इस तरह, बिकॉज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन कि जो दो कॉल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है. अगर दो कॉल इंडिपेंडेंट हो देन यू कैन राइट इट लाइक दिस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वी क्या है 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8 0.64. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वी डी. अगेन दोनों इंडिपेंडेंट है, तो पहली वॉइस है तो दूसरी, अगर डेटा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डी.
ठीक है। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में कहीं पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन है? नहीं गिवन, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉइस कॉल गिवन है। भाई अगर दो ही किस्म की कॉल्स आ सकती थी, वॉइस और डेटा, और वॉइस की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो डेटा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.2। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी डी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ वी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, 0.8 इंटू 0.2 विच इज 0.16। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वी जो है वो भी 0.16, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डी क्या होगी? 0.2 इंटू 0.2 विच इज 0.04। ठीक है। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सो हम इसका पहला पार्ट करने लगे थे, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एन वी इज इक्वल टू 2, एन वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो इवेंट है, ठीक है, ये किसके बराबर है? कि एन वी का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब? कि 1 या 2 वॉइस कॉल्स, 1 या 2 वॉइस कॉल्स। और इसका क्या मतलब? 2 वॉइस कॉल्स। तो दोनों में कॉमन क्या चीज है? 2 वॉइस कॉल्स। दिस इज फिक्स कि 2 वॉइस कॉल, और इसमें कितनी है? 1 एंड 2। कॉमन एलिमेंट कितना? इंटरसेक्शन क्या है दोनों की? 2 वॉइस कॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वॉइस कॉल? प्रोबेबिलिटी ऑफ वी वी इट इज गिवन, हम निकाल चुके हैं 0.64। ठीक है। अब आप निकालें जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज चेक कर रहे हैं। ठीक है। उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी? वी डी, डी वी एंड वी वी। ये दो थी जिनके अंदर एक एक वॉइस कॉल थी, ये वो थी जिसके अंदर दो वॉइस कॉल्स है। ठीक है। ये वो थी जिसके अंदर आपके पास पहली वॉइस दूसरी डेटा, इसमें पहली डेटा दूसरी वॉइस, और इसका क्या मतलब है? दोनों की दोनों वॉइस कॉल्स हैं आप। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू वर्ड, दिस इज इक्वल टू 0.96। फाइनली वी मेक कंपैरिजन, और उसके बाद आप कंपैरिजन करने लगे। ठीक है। क्या 0.64 इंटू 0.96, 0.64 इंटू 0.96, ठीक है, is it equal to probability of n v is equal to 2, n v greater than equal to 1, which was equal to 0.64. So obviously these two are not equivalent to each other. So you will get the answer as कि दोनों इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है। ठीक है। So try to solve these other parts as well on the same lines. So I end the topic of independence here.